हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। आज के क्लास में हम लोग केमिकल सिंबल्स टॉपिक शुरू करते हैं और एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या चीज़ें दी हुई हैं ऑलरेडी। ओके, एनसीईआरटी में आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि जॉन डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था। और जॉन डाल्टन ने किस टाइप के सिंबल्स यूज किए थे? ज्योमेट्रिकल सिंबल्स यूज किए थे। मतलब उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल किया था, जैसे सर्कल, लाइन सेगमेंट्स, डॉट्स। तो इन सारे जितने भी ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हैं इनको कंबाइन करके इनके अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस बना के उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था। सो जॉन डाल्टन ने ये सबसे पहली शुरुआत की थी। जॉन डाल्टन डिड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स यूजिंग ज्योमेट्रिकल सिंबल। जैसे कि आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिगर 3.3 इन एनसीईआरटी कि हाइड्रोजन को उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली एक सर्कल बनाया है एंड बीच में उन्होंने एक डॉट बनाया है एंड दिस काइंड ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन। उसी तरीके से कार्बन के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमें क्या करना होगा? एक सर्कल बनाना है और उसको फिल करना है। इट शुड नॉट बी अ एम्प्टी सर्कल, इट शुड बी अ फिल्ड सर्कल। उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन में भी आपको एक हॉलो सर्कल दिखेगा, उसके अंदर कुछ फिल्ड नहीं है। वैसे ही फॉस्फोरस में एक सर्कल है और अंदर ऐसे 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। ये कैसे ड्रॉ किया हुआ है? एक सर्कल है और बीच में इस तरीके से 3 लाइन सेगमेंट्स बनाए हुए हैं और वो सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं। सल्फर के लिए उसी तरीके से एक सर्कल है और बीच में ऐसे प्लस साइन बनी हुई है। आयरन, कॉपर, लेड, सल्फर और प्लैटिनम है ये, एक्चुअली उस टाइम तक उसे प्लैटिना कहा जाता था। इन सब में आप देखेंगे बीच में अल्फाबेट्स का यूज है और सबको सर्कल में रखा गया है। और वैसे ही आप गोल्ड एंड मर्क्यूरी के केस में देखेंगे कि सर्कल के अंदर भी कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, ऐसे डॉट्स बने हुए हैं। तो ये सब टेक्निक यूज किया गया था। जॉन डाल्टन ने इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बताए थे सिंबल्स के, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को कंबाइन करके बताया था कि इस तरीके से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि एलिमेंट को लिखने के लिए हमें ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करना पड़े और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए ईजी हो जाए। लेकिन बाद में देखा गया कि ये सिंबल्स याद रखना बहुत मुश्किल होता था और अगर सिंबल्स ड्रॉ करने में ज़रा भी गलती होती थी तो कुछ दूसरा एलिमेंट रिप्रेजेंट हो जाता था। तो इसीलिए इसके बाद एक नए साइंटिस्ट ने एक नए तरीका बताया, एक नया मेथड बताया जिससे कि हम एलिमेंट्स को इजीली, आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वही टेक्निक हम आज भी फॉलो करते हैं। और वो टेक्निक दी थी बर्जीलियस ने। यहाँ पर जैसे आपको आपकी बुक में दिखेगा ये नाम लिखा हुआ है बर्जीलियस। बर्जीलियस का पूरा नाम था बैरन जॉन्स जेकब बर्जीलियस, ये उनका पूरा नाम था। एंड ये इतना बड़ा नाम है इसीलिए आपके एनसीईआरटी में आपको सिर्फ बर्जीलियस लिखा हुआ है। सो आप बर्जीलियस भी लिखेंगे तो दैट इज ऑल्सो ओके, वो भी समझ में आता है, नो प्रॉब्लम। सो बर्जीलियस वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक और सिंपल मेथड बताया कि ज्योमेट्रिकल सिंबल्स अगर हम नहीं यूज करना चाहते हैं तो इससे बेटर टेक्निक क्या है? इससे बेटर टेक्निक है कि एलिमेंट के नाम में, नेम ऑफ द एलिमेंट में जो भी अल्फाबेट्स यूज किए हुए हैं, जो भी लेटर्स यूज किए हुए हैं, उन लेटर्स में से एक लेटर या कोई भी 2 लेटर्स का इस्तेमाल करके हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सपोज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका फर्स्ट लेटर यूज कर सकते हैं H। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें कोई दूसरा एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमारे पास दूसरा एलिमेंट है हीलियम, तो हीलियम अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी H लिख चुके हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हम दोबारा H नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम को अलग अलग सिंबल प्रोवाइड करने के लिए हीलियम में हम एक और
अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, दैट इज ई, उसका नेक्स्ट वाला लेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकेंड लेटर यूज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड लेटर ही यूज़ करना है, बर्जीलियस के हिसाब से सेकेंड लेटर के अलावा हम दूसरे लेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, कोई भी लेटर जो उस एलिमेंट के नाम में है, हम वो एलिमेंट के नाम से उन लेटर्स को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बना के दो लेटर का कॉम्बिनेशन या सिंगल लेटर को भी हम यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सपोज अगर हम लिखते हैं आर्सेनिक, तो आर्सेनिक रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ए का यूज करेंगे और उसके थर्ड लेटर का इस्तेमाल करेंगे और ये बन जाएगा AS। और यहीं पर अगर हम आर्गन लिखते हैं तो आर्गन के लिए फर्स्ट लेटर A है एंड सेकेंड लेटर R है, तो ये बन जाएगा AR। तो अगर हम आर्सेनिक के लिए भी AR लिखते और आर्गन के लिए भी AR लिखते, दोनों के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर यूज करते, तो फिर आर्गन और आर्सेनिक में कोई फर्क नहीं रहता और उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसीलिए आर्सेनिक के लिए AS लिखा जाता है और आर्गन के लिए AR लिखा जाता है। तो डिपेंड करता है एलिमेंट के नाम पे और उस वक्त किस तरीके का नाम प्रोवाइड किया गया था, किस तरीके का सिंबल प्रोवाइड किया गया था, उस पर भी डिपेंड करता है कि फर्स्ट लेटर के साथ सेकेंड लेटर का कॉम्बिनेशन होगा, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, कौन से लेटर का कॉम्बिनेशन होगा, ये डिपेंड करता है। तो वो आपको सिंबल्स पढ़ना होगा तब आप समझ पाएंगे, और पहले से आप कुछ सिंबल्स ऑलरेडी जानते हैं जो आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाया गया है, तो वो लेटर्स के बारे में, वो सिंबल्स के बारे में आपको पहले से पता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी में और क्या चीजें दी हुई हैं। तो इसीलिए जैसे कि आपने यहाँ पे समझा कि जॉन डाल्टन का दिया हुआ ये ज्योमेट्रिकल सिंबल्स हम लोग आज यूज नहीं करते हैं, हम लोग बर्जीलियस के दिए हुए अल्फाबेटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एलिमेंट के नाम में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपर का जो नाम है, नेम ऑफ कॉपर, कॉपर का जो नाम है वो एक वर्ड से लिया गया था जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज साइप्रस। तो कॉपर का ये ओल्ड नेम है, पुराना नाम है। उसी तरीके से गोल्ड जो नाम है, यहाँ पर आप दूसरे लाइन पे देख सकते हैं गोल्ड लिखा हुआ है, इसको भी एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है येलो, बिकॉज गोल्ड का कलर येलोइश होता है तो उसके कलर पे उसका नाम रखा गया है। तो बहुत से एलिमेंट्स को ऐसे नाम पे रखा गया है जहां से उन्हें ढूंढा गया है, उनके प्लेस ऑफ डिस्कवरी पर भी उसका नाम रखा गया है। जैसे कि कॉपर का नाम उसके प्लेस से दिया गया है, साइप्रस नाम के एक जगह से कॉपर को सबसे पहली बार ढूंढा गया था, तो इसलिए कॉपर का नाम साइप्रस के नाम पर रखा गया है, सी से दोनों शुरू होते हैं। गोल्ड का नाम उसके कलर पे रखा गया है। तो इस तरीके से पुराने टाइम में जब इनिशियली एलिमेंट्स ढूंढे जा रहे थे तो उनके प्लेस ऑफ डिस्कवरी पर उसका नाम रखा जाता था या उसके कलर को देखकर उसका नाम रखा जाता था। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। So IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry। ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज, एंड 4 अलग अलग ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा सकता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। सो IUPAC एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके का यू कैन से एक ग्रुप है जो ये डिसाइड करती है कि कौन से एलिमेंट को क्या सिंबल प्रोवाइड करना है, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, जितने भी चेंजेस होते हैं या जितने भी लॉज होते हैं केमिस्ट्री में, इन सारे चीज़ों को डिटरमाइन करना, इन सारे चीज़ों को गाइड करना, रेगुलेट करना, इन सब चीज़ों पे नज़र रखना और सारे चीज़ों को मेंटेन करके चलना केमिस्ट्री में, जितने भी लॉज हैं, रिएक्शंस हैं, सारे चीज़ों को बताना कि इसमें से अगर कोई भी 2 चीज़ों में कंफ्यूजन है तो IUPAC उस चीज़ को क्लैरिफाई करके हमेशा बताती है कि कौन से लॉ को एक्चुअली कौन से सिचुएशन में फॉलो करना है, या कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल होना चाहिए, उसको लिखने का तरीका क्या है। तो एक तरीके से IUPAC इज एक्टिंग लाइक द हेड मेंबर ऑफ
केमिस्ट्री, जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या सही है केमिस्ट्री में और क्या गलत है, एंड कौन से सिंबल्स को कैसे लिखना चाहिए, सिंबल लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, सिंबल अगर हम गलत लिखते हैं तो गलत लिखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें IUPAC बताता है आज के टाइम में। लेकिन पुराने ज़माने में जब इनिशियली एलिमेंट्स को खोजा जा रहा था तो उस टाइम तक हमारे पास IUPAC नहीं होता था, IUPAC उस टाइम तक फॉर्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए उस टाइम तक लोग एलिमेंट का नाम उसके प्लेस ऑफ डिस्कवरी पर रख देते थे या उसके कलर पर रख देते थे, कि वो जिस कलर का एलिमेंट होता था उस पर भी उसका नाम रख दिया जाता था। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एलिमेंट का जो सिंबल होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, मतलब अपर केस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो सेकेंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा या लोअर केस होगा। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे एल्यूमिनियम अगर हम लिखते हैं सिंबल AL, तो उसमें आपको A कैपिटल दिखता है और L स्मॉल दिखता है, ना कि हम दोनों कैपिटल लिखेंगे। दोनों कैपिटल हम नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा, है ना। उसी तरीके से कोबाल्ट का सिंबल आपको दिखेगा यहाँ पर CO लिखा हुआ है, जिसमें C कैपिटल है और O छोटा है, ना कि कैपिटल C कैपिटल O एक साथ हम नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा अगर आप दो लेटर का यूज कर रहे हैं सिंबल में, एलिमेंट के सिंबल में जब भी दो लेटर का यूज किया जा रहा है तो सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, लोअर केस में लिखा जाएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं या कुछ सिंबल्स ऐसे भी होते हैं जो कि उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम से लिए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नाम भी हैं जो उनके लैटिन, जर्मन और ग्रीक नाम से भी लिए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ सिंबल दिख रहा है आयरन का, आयरन का सिंबल हम Fe लिखते हैं। आयरन वर्ड में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आयरन, आयरन में F और E कहीं नहीं है, there is no letter that is F और E present in the word iron। आयरन में कहीं ना आपको F दिखेगा ना कहीं आपको E दिखेगा, लेकिन फिर भी आयरन को लिखने के लिए हम Fe यूज करते हैं, Fe सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। Fe एक्चुअली कहाँ से आता है? आयरन के पुराने लैटिन नाम से आता है। लैटिन लैंग्वेज में आयरन को हम लोग फेरम कहा करते थे पहले, एंड पहले आयरन को फेरम बुलाया जाता था, वो उसका लैटिन नाम था। और अभी जो न्यू नेम फेरम को प्रोवाइड किया गया है दैट इज आयरन, जो कि हम लोग आज एट प्रेजेंट यूज करते हैं। तो फेरम वर्ड में Fe आता है, जैसे कि आप स्पेलिंग देखेंगे फेरम का, तो फेरम में आपको यहाँ पर दिखेगा इट स्टार्ट्स विद द स्पेलिंग, इट स्टार्ट्स विद द लेटर्स Fe, तो फेरम वर्ड से Fe आया है। उसी तरीके से सोडियम भी अगर आप देखते हैं तो सोडियम के लिए भी हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? Na। तो Na भी आपको सोडियम के स्पेलिंग में आपको कहीं नहीं दिखेगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सोडियम, तो सोडियम में आप N कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे, A कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन फिर भी सोडियम के लिए हम Na ही यूज करते हैं। Na एक्चुअली कहाँ से आता है? उसके पुराने नाम से आता है, दैट इज नाट्रियम, नाट्रियम से आता है। उसी तरीके से पोटेशियम का K उसके पुराने नाम कैलियम से आता है, जबकि K है ही नहीं पोटेशियम के सिंबल में। तो इस तरीके से लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम से भी कुछ कुछ सिंबल्स लिए गए हैं। अगर आपको इसका डिटेल समझना है तो इसके आगे हम एक टेबल बना देंगे जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं लैटिन, ग्रीक या जर्मन नेम्स जो होते हैं पुराने नाम, उनको एक टेबल में हम यहाँ समराइज कर देंगे ताकि आपको समझ में आए कि ओल्ड नेम क्या था, न्यू नेम क्या है, और अभी जो एट प्रेजेंट करंट उसका केमिकल सिंबल फॉलो होता है वो क्या है और कैसे डिराइव हुआ है। तो चलिए उस टेबल में चलते हैं, टेबल बनाते हैं एंड समझते हैं कि पुराना नाम क्या है, ग्रीक, ओल्ड, जर्मन जो भी नाम उसका है वो क्या है, नया नाम क्या है, और बाद में उसका सिंबल क्या प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, तो लेट अस मेक 3 कॉलम्स हियर। ओल्ड नेम जो कि ग्रीक हो सकता है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ हो सकता है, या जर्मन लैंग्वेज से लिया हुआ हो सकता है, या तो लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ हो सकता है। ओल्ड नेम के बाद हम यहाँ पर जो करंट
जो न्यू नेम है उसका एक्चुअल अभी जो फॉलो होता है वो लिखेंगे। एलिमेंट का जो केमिकल नाम है जो अभी फॉलो होता है वो लिखेंगे न्यू केमिकल नेम। एंड जो केमिकल सिंबल हम लोग फॉलो करते हैं उस एलिमेंट का वो भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला, इस लिस्ट में सबसे फर्स्ट जो है वो है आयरन, जैसे कि हम लोग ने अभी तुरंत पढ़ा था। तो आयरन का जो नाम है दैट इज द न्यू नेम दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। पुराने टाइम में उसे हम लोग फेरम कहते थे। एंड सिंबल अगर देखा जाए तो सिंबल हम लोग सबका एक बार में बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग ओल्ड नेम एंड न्यू नेम लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट में गोल्ड। गोल्ड एक नया नाम है जो डेफिनेटली उस टाइम उसके कलर से उसको प्रोवाइड किया गया था, लेकिन गोल्ड को हम जी से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो ओल्ड नाम है वो है ऑरम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में है कॉपर। कॉपर को उस वक्त उसके प्लेस ऑफ डिस्कवरी पे उसका नाम रखा गया था, लेकिन कॉपर को फिर हम लोगों ने एक ओल्ड नेम भी प्रोवाइड किया था दैट वाज क्यूप्रम। इसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट में पोटेशियम। पोटेशियम का ओल्ड नेम होता था कैलियम, जैसे कि आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट में सोडियम। सोडियम का ओल्ड नेम जैसा कि आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में दैट इज नाट्रियम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट में सिल्वर। सिल्वर का ओल्ड नेम होता था अर्जेंटम। उसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट में टिन, जिसको हम लोग पुराने नाम से जानते हैं एज स्टैनम। उसके बाद है lead and that is represented by the name plumbum। और भी है एक आध, लेकिन इतने काफी हैं आई सपोज। कुछ कुछ तो इसमें एनसीईआरटी में नहीं भी दिए हुए हैं, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ बताया, तो इतना आई सपोज दैट इज इनफ फॉर क्लास 9। ऐसे 2-4 और भी हैं जो मैंने यहाँ नहीं बताया है, बिकॉज वैसे एलिमेंट्स आप लोगों को क्लास 10 तक पढ़ने ही नहीं है, तो इसीलिए सिंस वो सिलेबस में नहीं है टिल क्लास 10, तो इसीलिए मैंने वो सब यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं, और बाकी के एलिमेंट्स के नाम अगर आपको और भी जानने हैं तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है केमिकल सिंबल्स पे। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, वहाँ पर आपको केमिकल सिंबल्स से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी। उसमें आपको ये सारी चीज़ें और डिटेल्स में एक्सप्लेन की हुई हैं, और बाकी के सारे जितने भी लैटिन या ग्रीक नेम से लिए गए एलिमेंट्स हैं उन सब का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इन एलिमेंट्स के ओल्ड नेम से हम लोग केमिकल सिंबल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट 2 लेटर है इसके पुराने नाम का Fe, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंबल लिखेंगे Fe। आयरन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख रहे हैं Fe। उसी तरह गोल्ड के लिए जो पुराना नाम है Au, उसका फर्स्ट 2 लेटर्स हम लोग लेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे Au, जो कि गोल्ड का सिंबल होगा। कॉपर के लिए भी उसी तरीके से क्यूप्रम का फर्स्ट 2 लेटर लेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे Cu, जो उसका सिंबल होगा। पोटेशियम के लिए उसका जो पुराना नाम है कैलियम, तो कैलियम का फर्स्ट 2 सिंबल लेने का जरूरत नहीं है, ओनली द फर्स्ट लेटर इज ओके। सिर्फ फर्स्ट लेटर आपको यहाँ लिखना है, फर्स्ट 2 लेटर्स नहीं लिखना है ना, फर्स्ट लेटर से काम चलेगा।
देन सोडियम का जो पुराना नाम है नाट्रियम, नाट्रियम में भी आपको फर्स्ट 2 लेटर लेना होगा, एक लेटर से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों लेटर लेना है और यहाँ पर Na लिखना है, ठीक है, वही उसका सिंबल हो जाएगा। उसी तरीके से फिर अर्जेंटिनम जो कि सिल्वर का पुराना नाम है, इसमें आपको फर्स्ट लेटर लेना है और थर्ड लेटर लेना है, क्योंकि आप Ar नहीं लिख सकते हैं। याद हो कि मैंने आपको बताया भी है और आप पहले से जानते भी हैं कि आर्गन के लिए भी हम Ar लिखते हैं, तो इसलिए हम सिल्वर के लिए Ar नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आर्गन को प्रोवाइड कर दिया गया है सिंबल। तो दो एलिमेंट्स के लिए हम सेम सिंबल नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका थर्ड लेटर यूज करेंगे, ए के साथ हम जी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो Ag हो जाएगा एंड दैट वुड बी द सिंबल ऑफ सिल्वर, ठीक है। टिन के लिए उसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, टिन के लिए S का यूज करेंगे और एक N का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एंड दैट विल गिव अस द सिंबल ऑफ Sn। Sn स्टैंड्स फॉर टिन। उसी तरीके से लेड के लिए हम लोग जो पुराना नाम जाते हैं प्लम्बम, प्लम्बम में से हम P का इस्तेमाल कर रहे हैं और B का इस्तेमाल कर रहे हैं, P और B दोनों का इस्तेमाल करेंगे और सिंबल बनाएंगे Pb। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिंबल हमारा बन गया Pb। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो टेबल है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस तरीके से हमारे पुराने नाम भी हैं, न्यू नाम भी हैं और उसके केमिकल सिंबल्स हम लोगों ने किस तरीके से डिराइव किया है। ओके, तो ये कुछ नाम है जो आपको याद कर लेना होगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जो भी नाम है उसके नाम से ही आपको सिंबल फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये सब जो है आयरन में कहीं Fe नहीं आता लेकिन फिर भी हम Fe लिखते हैं, गोल्ड में कहीं Au नहीं आता फिर भी हम Au लिख रहे हैं, पोटेशियम में कहीं पर भी K नहीं आता फिर भी हम K लिख रहे हैं, सिल्वर में कहीं Ag नहीं आता फिर भी Ag लिखते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए बस याद कर लीजिएगा, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर आपको यूज करना है क्लास 10th में उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सपोज कर लेते हैं बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम आपको बता दें यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको उसके नाम से ही मिल जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओरिजिनल नाम एल्यूमिनियम ही है और उसके फर्स्ट 2 लेटर से हम उसका सिंबल लिख रहे हैं। उसी तरीके से आर्गन में फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर Ar लिख रहे हैं। बेरियम का भी वैसे ही है, फर्स्ट 2 लेटर से Ba लिखेंगे तो बेरियम रिप्रेजेंट होगा। बोरॉन के लिए भी फर्स्ट लेटर B है, ब्रोमीन के लिए फर्स्ट 2 लेटर Br है, कैल्शियम के लिए फर्स्ट 2 लेटर Ca है, कार्बन के लिए फर्स्ट लेटर C है, क्लोरीन के लिए फर्स्ट लेटर है और थर्ड लेटर है दैट इज Cl, कोबाल्ट के लिए फर्स्ट 2 लेटर है दैट इज CO। कॉपर का तो आपको पता ही है कि कॉपर का हम लोगों ने उसके पुराने नाम से लिया है नाम, दैट इज क्यूप्रम से लिया है, इसीलिए Cu लिखा हुआ है। और CO हम नहीं लिख सकते हैं। CO क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि CO जो है वो कोबाल्ट के लिए हम यूज कर चुके हैं, तो इसीलिए कॉपर के लिए हम CO नहीं लिख सकते हैं। Cu तो उसके पुराने नाम से आता है ना। फ्लोरीन के लिए हम सिर्फ F का यूज करेंगे। गोल्ड में कैसे Au आया अब आपको समझ आ गया होगा, पुराने नाम से आया है, ऑरम से आया है ना। उसी तरीके से यहाँ पर आप हाइड्रोजन के लिए H देखते हैं जो कि उसके खुद के नाम से ये H फर्स्ट लेटर यूज कर रहे हैं। आयोडीन I के लिए भी आप देखेंगे फर्स्ट लेटर का यूज है। आयरन में Fe कैसे आया है ये बताने की अब तो जरूरत नहीं है, आयरन आपको पता है कि उसके पुराने नाम फेरम से आया है। उसी तरीके से लेड का आप देखेंगे कि लेड में ऐसा कोई लेटर नहीं है, P और B दोनों में से कोई लेटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम Pb लिख रहे हैं। रीजन क्या है Pb लिखने का? Pb लिखने का रीजन यही है कि उसका पुराना नाम प्लम्बम था तो उसी से हम लोगों ने Pb लिखा है। मैग्नीशियम में भी M फर्स्ट लेटर और G थर्ड लेटर को बनाकर हम लोगों ने क्या लिख दिया? Mg उसका सिंबल बन गया। नियॉन के लिए भी हम लोग उसी के नाम से Ne लिखते हैं और Ne उसका सिंबल हो जाता है। नाइट्रोजन के लिए भी कुछ उसी तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट लेटर का यूज किया है। ऑक्सीजन के लिए भी फर्स्ट लेटर यूज किया है। पोटेशियम पुराने नाम से आता है, कैलियम से आता है। सिलिकॉन उसी के नाम से Si हम लिखते हैं। सिल्वर पुराने नाम से अर्जेंटम से Ag आ रहा है और सोडियम भी पुराने नाम से ही आ रहा है दैट इज नाट्रियम से आता है। सल्फर तो आपको यहाँ दिखेगा उसी के नाम से ही हम लोगों ने S लिख दिया।
एंड यूरेनियम में भी फर्स्ट लेटर यू से हम लोगों ने यूरेनियम लिख लिया। एंड जिंक को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी Z और N को मिलाकर Zn बनाया गया है। ठीक है, तो केमिकल सिंबल्स मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसके पुराने नाम से लिए गए हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि उसके जो एक्चुअल नाम है उसी से ही हम लोगों ने सिंबल लिखा है। और सिंबल के लिए क्या करना है, या तो उसका फर्स्ट लेटर यूज करना है, या तो उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर का कॉम्बिनेशन होगा, फर्स्ट या थर्ड लेटर का कॉम्बिनेशन होगा, फर्स्ट या फोर्थ लेटर का कॉम्बिनेशन होगा, एंड सो ऑन। मतलब या तो 2 लेटर का कॉम्बिनेशन है या तो एक ही लेटर है। और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए। बस इतना ही आपको याद रखना है केमिकल सिंबल को लिखने के लिए। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सिंबल्स याद रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल्स प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि अगर आप सिंबल याद कर लेंगे तो फिर आगे फॉर्मूला लिखना भी आपके लिए ईजी है, क्योंकि इसी चैप्टर में हमें आगे फॉर्मूला राइटिंग भी सीखना है। तो पहले सिंबल पहले याद हो जाए, उसके बाद ही आप फॉर्मूला याद कर पाएंगे और लिख पाएंगे। तो इसलिए सिंबल अच्छे से याद कर लेना आपको। ये टेबल जरूर से याद कर लीजिएगा, याद करने जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। बस फर्स्ट लेटर सबका याद रखिएगा, और किसी किसी में 2-2 लेटर का कॉम्बिनेशन है तो उसको याद रखिएगा। और जो पुराने नाम वाला जो मैंने आपको यहाँ टेबल बताया था, ये ओल्ड नेम वाले टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको भी आपको याद रख लेना है। इससे भी आपके MCQ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। तो जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई और जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी में एटॉमिक मास के बारे में ज़िक्र किया था, तो उसके बाद लोगों को एक आइडिया मिल गया था कि हम लोग एलिमेंट के एटम्स के मास को भी मेजर कर सकते हैं और उनको मेजर करने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो बहुत मुश्किल होता था उस वक्त एटम के मास को मेजर करना, क्योंकि एटम्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, खुली आंखों से आप एटम्स को देख नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत मुश्किल से बहुत एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद एटम्स के मास को कैलकुलेट किया जाता था, और बहुत ही फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में वो एटॉमिक मासेस पाए जाते थे। जैसे कि सपोज़ हाइड्रोजन के एक एटम का जो एक्चुअल मास होता है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो एक्चुअल मास होता है जो उस वक्त ढूंढा गया था, दैट वाज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना कम मास होता है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का, और इसको एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया था। लेकिन हर वक्त हम लोग इतना छोटा और इतना माइन्यूट वैल्यू हर बार हर एक एलिमेंट के एटम के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, और बहुत ही ज़्यादा ये एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के मास के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, मतलब एक कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले इस कंपैरिजन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सपोज़ आपको यहाँ पर ये वेइंग मशीन जैसा आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस वेइंग मशीन में आपके पास सपोज़ वेट्स नहीं है मेजर करने के लिए, ठीक है। आपको एक बड़े से वुडन ब्लॉक को मेजर करना है, एक लकड़ी का टुकड़ा है ऐसा ब्लॉक जैसा, इसको आपको मेजर करना है। एंड आपके पास कोई भी वेट या मेजर्स नहीं है, कोई भी आपके पास सामान नहीं है जिससे आप मेजर कर सकते हैं। बस आपके पास ये एक तराजू है जिसमें आपको इसको तोलना है, मेजर करना है। लेकिन आपके पास वेट्स नहीं है, एक्चुअल वेट्स नहीं है, जो ज़्यादातर वेजिटेबल वेंडर्स के पास होता है या राशन दुकान वाले के पास होता है, वो वेट्स नहीं है आपके पास। अब वेट्स या मेजर्स नहीं होने के बावजूद भी अगर आपको उसको मेजर करना है, तो आपके पास सपोज़ यू हैव अनदर समथिंग जिसका वेट आपको पहले से पता है, यू ऑलरेडी नो इट्स वेट। जैसे सपोज़ आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, और इस एप्पल का वेट आप ऑलरेडी जानते हैं, इस एप्पल का वेट आपको पता है ऑलरेडी। एंड इस एप्पल का जो वेट है, सपोज़ इस एप्पल का हम वेट ले लेते हैं एज आपको पता है दैट इट इज़ ऑफ 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम वेट है, ठीक है। तो इसके 1 ग्राम होने से मान लेते हैं कि ये डेफिनेटली ये वुडन ब्लॉक इससे हैवी होगा, तो ये जो तराजू का हिस्सा है वो इस तरफ झुक जाएगा, वुडन ब्लॉक की तरफ झुक जाएगा, और आपको इसके वेइंग स्केल पे दिखेगा दैट इट इज़ शोइंग 10 ग्राम्स।
ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे यही पता चलता है कि ये जो वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक इससे 10 गुना भारी है, तभी ये 10 ग्राम्स आ रहा है, इज 10 टाइम्स heavier as that compared to द एप्पल। जो आपके पास एप्पल है उसका 10 गुना वेट है वुडन ब्लॉक का। और अगर हम इस एप्पल को 1 एटॉमिक मास यूनिट मान लेते हैं, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1 AMU बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 AMU अगर हम इसको मान लेते हैं, मतलब ये मेरा एक स्टैंडर्ड बन जाएगा या एक रेफरेंस बन जाएगा जिससे कि हम किसी भी सब्सटेंस को मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे में हम लोगों ने यहाँ पे वुडन ब्लॉक को मेजर करने के लिए एक एप्पल का यूज़ किया और एक एप्पल को हमारा एक स्टैंडर्ड मान लिया है, और उसके हिसाब से हम लोग वुडन ब्लॉक का मेजरमेंट बता रहे हैं कि वो वुडन ब्लॉक एप्पल से 10 गुना भारी है या 15 गुना भारी है या 20 टाइम्स हैवियर है। तो वो चीज़ हम लोग कैसे पता कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एप्पल को यहाँ रेफरेंस माना है या स्टैंडर्ड माना है। उसी तरीके से साइंटिस्ट्स ने सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एलिमेंट्स को रेफरेंस मानना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया, हाइड्रोजन को हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया और हाइड्रोजन से दूसरे एलिमेंट्स के वेट को हम लोगों ने कंपेयर किया। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जैसे सपोज़ मान लेते हैं कि एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है, ये आपका 1H एटम है, ठीक है, जिसका आपको ऑलरेडी मास पता है, जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हम लोग कर चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोगों ने हीलियम का एटम ले लिया, ओके, 1 एटम ऑफ हीलियम, हीलियम का एक एटम हम लोगों ने ले लिया है दूसरे साइड पे। सिंस हीलियम हाइड्रोजन से हैवी होता है तो ये इस तरफ झुक जाना चाहिए, मतलब ऐसे आपको यहाँ पे समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ तराजू झुकेगा, लेकिन तराजू में आप ऐसा देख नहीं पाएंगे बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। ये आपके समझने के लिए है कि हीलियम हाइड्रोजन से हैवी है, और आपको पता चलेगा कि ये इसका 4 टाइम्स हैवी होता है। मतलब क्या कि हीलियम इज़ 4 टाइम्स हैवियर दैन हाइड्रोजन, ठीक है, 4 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन के एक एटम को 1 AMU मान लेते हैं, अगर हम मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम को मान लेते हैं 1 AMU, तो फिर मास ऑफ 1 हीलियम एटम को हम कह सकते हैं 4 AMU, है ना। 4 AMU हम इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हीलियम उसका 4 टाइम्स मास बताता है, मतलब उसका 4 टाइम्स मास होता है। जितना हाइड्रोजन का मास होता है उसका 4 टाइम्स हीलियम का मास हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख पा रहे हैं कि उसका जो मास है वो 4 टाइम्स आ रहा है हाइड्रोजन का। तो अगर हाइड्रोजन के मास को हम 1 AMU ले लेते हैं तो फिर हीलियम के मास को हम 4 AMU कह सकते हैं, मतलब उसके फ्रैक्शंस, उसके मल्टीपल्स में हम बता सकते हैं कि कितना टाइम्स हाइड्रोजन से वो हैवी है। 4 टाइम्स हैवी है इसलिए 4 AMU। कोई चीज़ अगर हाइड्रोजन से 10 टाइम्स हैवी होगी तो वो 10 AMU हो जाएगा, कोई चीज़ 20 टाइम्स हैवी होगी तो फिर वो 20 AMU हो जाएगा उसका मास। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेकर के बहुत सारे एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट किया गया। लेकिन बाद में ये पता चला कि हाइड्रोजन को अगर हम रेफरेंस लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, तो हाइड्रोजन से बहुत सारे एलिमेंट्स का मास फ्रैक्शंस में आने लगा था, डेसिमल्स में आने लगा था, होल नंबर में नहीं मिल रहा था मास, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया बाय ऑक्सीजन। तो सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने ऑक्सीजन को ले लिया एज आवर रेफरेंस, ठीक
ठीक है। ऑक्सीजन को रेफरेंस लेने के बहुत सारे कारण थे, उसमें से 2 कारण आपको आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन द नेक्स्ट पेज। जैसे कि आप यहाँ पर इस पैराग्राफ में नेक्स्ट पेज पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ है दैट वाइल सर्चिंग, यहाँ पर आप सेकेंड लाइन से देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दैट वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स साइंटिस्ट्स इनिशियली टुक 1/16 of mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit, and this was considered relevant due to 2 reasons। यहाँ पे 2 रीज़न दिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन के 1/16 मास को लिया गया था एज आवर रेफरेंस, और उसका 2 रीज़न था। दैट वाज ऑक्सीजन रिएक्टेड विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। पहला रीज़न ये है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हर तरफ अवेलेबल है, हर तरफ ऑक्सीजन है, और 21% आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो ज़्यादातर सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड्स बना सकता है। तो ये पहला रीज़न था कि ऑक्सीजन को हम लोगों ने रेफरेंस मान लिया या स्टैंडर्ड मान लिया, और उससे हम लोग बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के मासेस को कंपेयर करके AMU में हम लोग फाइंड आउट करने लगे कि एटॉमिक मासेस कितना होना चाहिए। दूसरा रीज़न ये था कि अगर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते थे एज आवर स्टैंडर्ड, तो हमारे बहुत सारे एटॉमिक मासेस जो हाइड्रोजन के केस में डेसिमल में आ रहे थे, अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो होल नंबर के फॉर्म में हमें मिल रहा था। होल नंबर के फॉर्म में हमें एटॉमिक मासेस हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। तो हमारा जो डेसिमल वाला प्रॉब्लम था कि डेसिमल में हमारे एटॉमिक मासेस मिल रहे थे हाइड्रोजन के केस में, वो ऑक्सीजन लेने से सॉल्व हो जा रहा था। यहाँ पर 1/16 लिखा गया है, जिसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन एटम का जितना भी मास होगा उसको हम लोगों ने 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस 1 एटम को का जितना भी मास होगा ओरिजिनली, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, डिवाइडेड इनटू 16 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसको अगर 16 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें, जैसे कि अभी मैंने इसको बीचों बीच डिवाइड किया तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, उसके बाद फिर मैंने बीचों बीच डिवाइड किया तो शुरुआत में 2 इक्वल पार्ट था, अभी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर मैंने इसको और डिवाइड किया इस तरीके से, तो अब आप इसको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसके बाद फिर मैंने इसको और डिवाइड कर दिया, सपोज लाइक दिस, इस तरीके से डिवाइड अगर हम करेंगे तो अब हम गिनते हैं कितना है पार्ट्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फिर से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो अब हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, 12 इक्वल पार्ट्स। अब इसके बाद फिर से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो ये अब 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स इधर दिख रहा है, तो उधर भी 7 इक्वल पार्ट्स होगा। इसके बाद फिर इधर से अगर हम कर देते थे तो फिर ये 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब अगर हम गिने तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से अगर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को हम 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक पार्ट अगर हम उसमें से वे करते हैं निकाल कर, अगर उसको हम पता करना चाहें कि उसका कितना मास होना चाहिए, तो इस 1 पोर्शन आउट ऑफ द 16 इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसको हम कहेंगे 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। तो वहाँ पर जो 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है कि एक ऑक्सीजन एटम को हम लोगों ने 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसके एक हिस्से को, एक पोर्शन को हम 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन मान रहे हैं। और इसी 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन को हम लोगों ने उस वक्त क्या मान लिया था, एज द मास इक्विवेलेंट to 1 AMU, and AMU stands for atomic mass
यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एक तरीके का स्पेशल यूनिट है जिससे कि हम लोग एटॉमिक मासेस मेजर करते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट या AMU को हम लोग आज के टाइम में एट प्रेजेंट AMU नहीं कह के यूनिफाइड मास कहते हैं। यूनिफाइड मास इज़ द न्यू नेम। यूनिफाइड मास एक तरीके से नया नाम है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में U लिखते हैं। दिस इज़ द न्यू नेम दैट वाज गिवन एंड ये AMU एटॉमिक मास यूनिट जो आप ये देखते हैं ये आपका ओल्ड नेम था, ये पुराना नाम था जो इनिशियली यूज़ किया जाता था। अभी न्यू नेम क्या है? न्यू नेम हमारा है यूनिफाइड मास जिसको शॉर्ट में U लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीजन को भी बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया और उसके जगह पे हम लोग कार्बन 12 का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में दिख रहा है, इस नेक्स्ट पैराग्राफ में आप यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन को भी बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया था और कार्बन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज आवर रेफरेंस, एज आवर स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक मासेस एट प्रेजेंट। सो 1961 में ऑक्सीजन को हटा दिया गया, ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट? कार्बन। और कार्बन का कार्बन 12 आइसोटोप, प्योर कार्बन 12 आइसोटोप का यूज़ कर रहे हैं। कार्बन 12 आइसोटोप क्या है और उसको यूज़ करके हम एटॉमिक मास यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उससे बाकी एलिमेंट्स के मासेस कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। सो 1961 तक हम लोगों ने ऑक्सीजन का यूज़ किया था एज आवर स्टैंडर्ड और उससे पहले हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता था। सबसे पहले जब एटॉमिक मास फाइंड आउट होना शुरू हुआ था तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन था। सेकेंड बार में ऑक्सीजन का यूज़ किया गया। ऑक्सीजन कुछ साल तक चला क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल था तो ऑक्सीजन को चूज़ किया गया और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट लेने से बहुत सारे एलिमेंट्स के जो मास थे वो होल नंबर में मिलने लगे थे। तो ये सब NCERT में है ऑलरेडी। और ऑक्सीजन को भी 1961 में हटा दिया गया और उसके बाद हम लोग कार्बन 12 आइसोटोप, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन को आज के दौर में एट प्रेजेंट डेट हम लोग कार्बन को एज आवर स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप क्या है, उससे AMU कैसे फाइंड आउट होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, दैट इज़ ऑन मंडे, ओके, मंडे एट द सेम टाइम। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन 12 आइसोटोप के बारे में एंड उससे रिलेटेड एटॉमिक मास यूनिट कैसे फाइंड आउट होता है ये भी हम लोग सीखेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।